अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज फजल शहबाज खान, आपका चैनल होस्ट और टीचर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि हमारी इंग्लिश कॉम्पोजिशन और प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, और जो जाहिर है कि हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज में भी पाया जाता है, फिर चाहे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के हों, बैचलर्स के हों, या किसी भी डिसिप्लिन से उनका ताल्लुक हो। जब भी इंग्लिश ड्राफ्टिंग की बात आती है तो इंग्लिश कॉम्पोजिशन के लेक्चर्स हर जगह ही पाए जाते हैं, और आज जिस लेक्चर को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ उसका टाइटल है रिज्यूमे, जिसको दूसरे लफ्जों में करिकुलम विटाए यानी कि सीवी भी कहा जाता है, एंड कवर लेटर जिसको जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं। सो आज का लेक्चर है रिज्यूमे एंड कवर लेटर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नए व्यूअर्स से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि उनको नोटिफिकेशंस नए नए लेक्चर्स की बिला ताखीर मिलती रहे। सो आइए बढ़ते हैं आगे। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हुए, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इससे पहले कि इस रिज्यूमे बनाने का फॉर्मेट देखा जाए और सीखा जाए, ये जानना ज़रूरी है कि रिज्यूमे होती क्या है। रिज्यूमे खुद को मार्केट करने का एक जरिया है। यूँ समझ लीजिए कि जब आप पहली इंटरव्यू पे, इससे पहले कि जाएं और पहला इंटरव्यू दें, उससे पहले आपका ये रिज्यूमे ही है जो कि आपका एक अनऑफिशियल इंटरव्यू बनता है उस एम्प्लॉयर के लिए, कि जो आपसे गायबाना मुलाकात करता है। तो कोशिश होती है कि वो एक ऐसा ही फॉर्मेट, वो एक ऐसी ही चीज़ अपने सामने देखे जिसमें सारी की सारी चीज़ें उसके मतलब की उसे ज़रूर नज़र आ जाएं। तो अपने आप को मार्केट करने का, अटेंशन ग्रैब करने का, और नए प्रोसेस में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले मरहले पर जाने से पहले किसी को इम्प्रेस करने का ये बेहतरीन जरिया है। एक मैनेजर आपको कैसे जानेगा, और जब वो आपसे मिलना चाहेगा तो आपसे क्यों मिलना चाहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिज्यूमे आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन बनता है, तो ये आपका वो की कंपोनेंट है जो अनलॉक करता है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे को। तो कोशिश करते हुए कि इसको बहुत अच्छे से बनाया जाए ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर दी जाए। इन्वेंट्री का लफ्जी मतलब होता है एक सामान या एक दुकान के अंदर जो आइटम्स रखे होते हैं, उसको अकाउंटिंग की जबान में, मैनेजमेंट की जबान में इन्वेंट्री कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपकी सीवी, आपका रिज्यूमे, आपके हाथों से लिखा हुआ एक रिटन इन्वेंट्री है, जिससे साबित होता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने आपके रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स आपने हासिल कर लिए हैं, कितनी कितना तजुर्बा आप रखते हैं, कितने स्किल्ड हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप उस रिज्यूमे के अंदर शो करते हैं। और कोशिश यही होती है कि आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको पढ़ने वाला मैनेजर आपको पहली फुर्सत में कॉल दे, एंड दैट्स रिज्यूमे नीड्स टू बी एन इंटरव्यू गेटर। तो ये जानने के बाद कि रिज्यूमे क्या है, आइए बढ़ते हैं। रिज्यूमे लिखने से पहले तीन अहम सवालात को जहन में रखते हुए। नंबर एक, जब भी कभी रिज्यूमे बनाई जाए, फिर चाहे वो प्रोफेशनली बनाई जा रही हो, फिर चाहे वो एग्जाम के अंदर सवाल को देखकर उसको सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया जा रहा हो, तो भी आप अकॉर्डिंगली जॉब को देखते हुए अपनी रिज्यूमे तैयार करते हैं। तो ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या किस जॉब की एडवर्टाइजमेंट पर आप सीवी बनाने जा रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी सीवी यानी रिज्यूमे तैयार करते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि उस वैकेंसी में, उस जॉब में किस तरह का बंदा और किस किस्म का तजुर्बा रिक्वायर्ड है। ये ना हो कि आप इररेलेवेंट तजुर्बे या इररेलेवेंट जॉब डिस्क्रिप्शन उस वैकेंसी के लिए रेफर कर रहे हों, कि जो एक निहायत ही कोई मुख्तलिफ जॉब वैकेंसी हो। मसलन आप एक उस्ताद हैं, यू आर अ टीचर, और आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को रखते हुए एक दिन एहसास करते हैं कि नहीं यार, मुझे फाइनेंस की जॉब करनी चाहिए। तो आपने फाइनेंस की वैकेंसी देख ली और उसमें आपने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस का जिक्र कर दिया, तो ये सही नहीं बैठता, ये गलत होता है। इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। और जो तीसरा और अहम सवाल मेरे नज़दीक सीवी बनाने से पहले हमें जहन में रखना चाहिए, वो ये कि जिस बंदे के हाथ की सीवी लगेगी, जो मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉयर है आपका या एम्प्लॉयर बनने वाला है, वो बंदा आपको किन स्किल्स और किन एबिलिटीज की बुनियाद पर रखे।
आपको कुछ खास किस्म की स्किल्स और एबिलिटीज जॉब की बुनियाद पर, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मेंशन करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर स्किल्स और हर एबिलिटीज आपको हर सीवी के अंदर मेंशन करनी चाहिए। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि अक्सर इस पे कोई हर्ज नहीं कि आप एट ए टाइम कई सारी वैकेंसीज पर अप्लाई करें, लेकिन आपको सीवी अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी अलग अलग बनानी होगी। ओके, तो ये तीन अहम सवाल मुझे लगा कि आपको मैं पहले दिखाऊं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक सीवी के अंदर यानी रिज्यूमे के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स पर काम किया जा सकता है। मसलन हम देख सकते हैं कि हर सीवी यूनिक होती है, तो उसमें एजुकेशन का जिक्र होना इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सपीरियंस का जिक्र होना इम्पोर्टेंट है, स्किल्स का जिक्र होना इम्पोर्टेंट है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं अगर आप मेंशन करें। लेकिन उसके अलावा कुछ नीड बेस्ड हेडिंग्स हम तैयार करते हैं। मसलन हर सीवी के अंदर कोर्स वर्क की हेडिंग नहीं आती, इंटर्नशिप्स भी रेयर केसेस में हम देखते हैं, लीडरशिप एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज उन लोगों के लिए कि जो इसका हिस्सा कभी बने हो या कभी उनको ये तजुर्बा हुआ हो। तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस इस तरह से एक और यूनिक चीज है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी आपको करनी पड़ जाए, आपको बनानी पड़ जाए। आप इसमें से खुद से कुछ चीजें चूज कर सकते हैं ऑन द डे, सो दैट यू कैन एक्चुअली इम्प्रेस द रीडर। अब चाहे वो रीडर प्रोफेशनल लाइफ में वो एम्प्लॉयर हो जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके दिए हुए वैकेंसी पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या एग्जाम में जब आप एक सवाल देख रहे हो और उस सवाल में एक खास किस्म की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और उसी के हिसाब से आपको इनमें से कुछ खास हेडिंग्स चूज करनी पड़ेंगी। बहुत सी हेडिंग्स ऐसी हैं कि जो आपके सामने एट ए टाइम आए, जो शायद मैं आपको यहाँ दिखा नहीं भी पा रहा हूँ। लेकिन सीवी एक ऐसी चीज है जो आप इम्प्रेस करने के लिए लिखते हैं, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं किसी को भी कि जिसको जो हेडिंग अच्छी लगती हो वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है अपनी सीवी में। डोंट फॉरगेट, इट्स अ थिंग दैट इज टू इम्प्रेस द रीडर। सो ये याद रखते हुए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं सबसे पहले रिज्यूमे का फॉर्मेट। और ये इमेजिन किया जाए जो कॉलेज ग्रेजुएट हैं, जो पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए तो खैर ये बहुत ही कारआमद है, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। देख लेते हैं उन कम से कम हेडिंग्स को जो कि हमारी हर सीवी के अंदर लाजिम है और हर हालत में होनी चाहिए। सो MIN का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मतलब है मिनिमम। सो द मिनिमम हेडिंग्स इन अ फॉर्मेट और इन अ लेआउट यू आर गोइंग टू हैव, यू स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अपने बारे में अपना नाम, अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल और फैक्स अगर के मौजूद है तो इस तरह की चीजें आप मेंशन करते हैं राइट ऑन द टॉप। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के दो हिस्से हो सकते हैं। एक तो हम इनिशियल्स में अपने नाम को स्टार्ट में लिखकर उसके बाद फिर उसके नीचे एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल मेंशन करते हैं। और एक पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसकी बाकायदा पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम से हेडिंग डालकर उसे अलग मेंशन कर सकते हैं, जिसमें जाहिर है कि फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और इस तरह की चीजें हम सेपरेट लिखें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मेक श्योर कि इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को दो हिस्सों में आपने अपने रिज्यूमे को तैयार करते हुए लिखना होगा। दूसरी चीज, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन का की हेडिंग देकर लिखें या समरी की, या बाज़ औक़ात लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखना पसंद करते हैं। बहरहाल कोशिश ये होती है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन की हेडिंग डले, क्योंकि उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। ये भी हम देख लेंगे। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर चाहे वो एकेडमिक हो या वो अदर स्किल्स पर डिपेंडेंट हो। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब लेट्स फेस इट, अगर आप एक सीवी पहली बार लिख रहे हैं या आप अपने एग्जाम का आंसर देने के लिए लिख रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस रेलेवेंटली बनाते हुए, या रेलेवेंट अगर है तो वो लिखते हुए ज्यादा नहीं लिखते। आप उतना लिखते हैं जो कि रिलेट कर सकता हो एम्प्लॉयर को, कि वो क्यों आपको हायर करे और कितने साल का तजुर्बा है, वो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलना चाहिए। हाँ, जब आप 20-25 साल का तजुर्बा एक जमाना गुजार लेने के बाद रखते हैं और फिर किसी नई जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक की आप हेडिंग डालते हैं और हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो आपने किया होता है वो आप खुल के लिखते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट एक डमी हेडिंग है, आमतौर पे लोग उस पर वो चीजें लिखते हैं जो बाज़ औक़ात फैक्ट नहीं होता। आई सजेस्ट माय व्यूअर्स एंड ऑल द लिसनर्स कि अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में कभी रिज्यूमे यानी सीवी बना रहे हों और उस पर अगर उनको इंटरेस्ट की हेडिंग डालनी होती है, तो वो वही चीज लिखें जो रियल में उन्हें पसंद है, जो वो करते हैं। मसलन अगर वो कोई वॉलीबॉल प्लेयर हैं
तो वो उसे मेंशन कर सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं तो मेंशन कर सकते हैं, और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट यू लव वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसका ख्याल करते हुए कि ये गलत ना हो प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा, हाँ, सवाल का जवाब लिखना है तो आप कुछ रेलेवेंट से इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जिसके बाद अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, या इसको आप अचीवमेंट्स की हेडिंग के साथ लिख सकते हैं। रिलेट कर सकता हो जॉब से तो ये ज्यादा बेहतर है। और एक और डमी हेडिंग, नॉट टू बी फॉरगॉटन, और जो कि भूली ना जाए, ये आप ऐड कर देते हैं हर सीवी में, फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लिखी जाने वाली, तैयार की जाने वाली सचमुच की सीवी हो, या आप एग्जाम का जवाब दे रहे हो। रेफरेंस की हेडिंग डालकर कैन बी फर्निश्ड अपॉन नीड, विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट, अवेलेबल अपॉन द नीड, ये एक लाइन आप जो है वो रेफरेंस की हेडिंग डालकर आप उसके नीचे मेंशन करते हैं। आइए इस लिस्ट को देखने के बाद इसका एक ओपन फॉर्मेट देखते हैं। अच्छा, ओपन फॉर्मेट और जाहिर है कि जो जॉब एप्लीकेशन है यानी कवर लेटर, वो हम इंशाल्लाह एक साथ ही एक सवाल को हल करते हुए देख लेंगे। रिज्यूमे में क्या होता है ये देखने के बाद आइए थोड़ा कवर लेटर पर बात करते हैं। कवर लेटर की भी कुछ मकासद हैं। जब आप कवर लेटर यानी जॉब एप्लीकेशन बना रहे हो, एक किस्म का बिजनेस लेटर का ही एक पार्ट है, जो कि हम लिखते हैं एम्प्लॉयर की नीड की बुनियाद पर और अपनी क्वालिटीज को शेयर करने के लिए। तो यानी हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एम्प्लॉयर की क्या ज़रूरियात हैं, उसको कैसे फुलफिल कर रहे हैं, और हम उसमें किस तरह से उसकी नीड को मैच कर रहे हैं। ये हमारा मकसद होना चाहिए कवर लेटर लिखते हुए। हम इदारे को जिसमें हम जाना चाह रहे होते हैं उसको प्रोवोक करते हैं। अच्छा, किसी हद तक तो हम रिज्यूमे लिखते हुए बहुत सारी चीजें लिखकर वहां पर पढ़ने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन कवर लेटर इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि जहां पर आप सेंटेंस बेस्ड वर्डिंग्स लिखकर ये साबित कर सकते हैं कि क्यों आप ही को हायर किया जाए, व्हाई यू वुड बी अ गुड फिट इफ यू आर गेटिंग हायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यू फोर्स द रीडर कि वो आपको वैल्यू दे और आपको हायर करने की सोच ले। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा रहे होते हैं इन अदर वर्ड्स कवर लेटर के अंदर, कि आप लिखना जानते हैं, आपका राइटिंग फॉन्ट, राइटिंग स्टाइल क्या है, आप कितने केपेबल हैं, किस तरह की वोकैबुलरी आप यूज करते हैं, किस तरह की फॉर्मेटिंग आपको पता है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं और नजर आ रही होती है कवर लेटर में। ये भी एक अलग बात है कि आज के दौर में लोग कवर लेटर किसी सीनियर से लिखवा लेते हैं या किसी लर्नर से लिखवा लेते हैं और इमेजिन करते हैं कि उनको जाहिर है कि कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ उन तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि बेशक पहली दफा किसी से लिखवा लिया हो, लेकिन इसको लिखने का तरीका आपको सीख लेना चाहिए। जैसे आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप इस काबिल बन सकें कि अपने कवर लेटर यानी जॉब एप्लीकेशन को खुद लिख सकें। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नॉर्मली पैराग्राफ्स इसके 3 से 5 होने चाहिए। आइडियली एक कवर लेटर में 3 पैराग्राफ होते हैं, वो भी बहुत बड़े नहीं होते। पीपल गेट टू राइट अ लॉट ऑफ वर्ड्स इनटू इट, तो ऐसा ना हो कि एक मजमून समझ लिया जाए। तो बहरहाल इसके 3 पैराग्राफ कम से कम होने चाहिए, नहीं तो 5 भी हो सकते हैं, जिसमें आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो एम्प्लॉयर की अटेंशन को ग्रैब करता हो, जिसमें आप उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये बता देते हैं कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में जो मिडिल पैराग्राफ हमारा होता है, फिर चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा, उस पे हम अपने उस फर्स्ट पैराग्राफ पे बिल्ड करते हैं, यानी कि हम मजीद अपनी क्वालिफिकेशंस पर बात करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं। ये वही चीजें होनी चाहिए पहली बात जो हमने रिज्यूमे के अंदर दी होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो उसके हिसाब से ही हो। ये ना हो कि कवर लेटर में कुछ और एक्सपीरियंसेस का जिक्र हो और क्वालिफिकेशन का जिक्र हो रहा हो और रिज्यूमे के अंदर बिल्कुल ही वो डिफरेंट दिख रहे हो। तो इस तरह से एक चीज जो है वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करती। और एक आखिरी पैराग्राफ अपनी बात को समअप करते हुए, हम इससे पहले कि अपना कवर लेटर क्लोज करते हो, हम एक कोशिश करते हैं कि उसे उस पढ़ने वाले को रिक्वेस्ट करें। अच्छा, इसमें आपकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। मसलन हम ऐसा ऐसा फील करते हैं कि नहीं यार, मैं क्यों गिड़गिड़ाऊंगा, नहीं गिड़गिड़ाना है आपने। यू अपील एंड यू रिक्वेस्ट अ पर्सन, जो भी पढ़ने वाला हो, कि वो आपको एक बार तो कंसिडर करे, एंड योर विक्ट्री इज कि आपको वो इंटरव्यू कॉल दे दे। ठीक है, आप एक बार फिर अगर चाहें तो अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर ही, लेकिन क्योंकि रिज्यूमे यानी सीवी इसके साथ अटैच्ड होती है, तो यहाँ खास तौर पे दोबारा कांटेक्ट देने की जरूरत नहीं होती। आप सीवी का रेफरेंस उसमें दे सकते हैं। बहरहाल ये तो पर्पस और स्ट्रक्चर पे बात हो गई। अब जरा इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ये एक इसका फॉर्मेट है। एक इमेजिन करिए फ्रीलांसर की
किसी को जॉब करनी हो तो वो इस तरह की इस तरह का कवर लेटर तैयार करता है। इसका देखें फर्स्ट एड्रेस आपके सामने है। अच्छा, यहाँ फर्स्ट एड्रेस में नाम भी दिया हुआ है, तो यहाँ नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता आमतौर पे। इफ़ यू आर द लिसनर्स एंड व्यूअर्स इन पाकिस्तान जो कि यहाँ के एग्जामिनेशन को देखेंगे और यहाँ के लाइफ सर्कल में होते हैं, तो वो अपने कवर लेटर में अपना शुरू में नाम नहीं देते, वो डायरेक्ट अपना वो एड्रेस देते हैं जो उनके घर का एड्रेस होता है। पोस्टल कोड भी दे सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं, फ़ोन और ईमेल भी दे सकते हैं। लेकिन असल में क्योंकि सीवी आप अटैच करते हैं तो फ़ोन और ईमेल आप उसमें दे चुके होते हैं, तो फिर ज़रा इर्रेलेवेंट लग रहा होता है कि आप खामखा दोबारा दे रहे होते हैं सीवी में। तो सीवी में आप सिर्फ अपना एड्रेस डिटेल में देते हैं, व्हिच बिकम्स योर एड्रेस 1। देन यू गिव योर करंट डेट, और फिर आप जिसको ये सीवी कवर लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम अगर आपको पता हो तो आप नाम भी मेंशन करते हैं, ठीक है ना? उसका ओहदा आपको पता हो तो आप ओहदा भी मेंशन करते हैं। फिर उस कंपनी में जहाँ आप अप्लाई करें उस कंपनी का नाम, और फिर उसका एड्रेस, ठीक है ना? यहाँ मेलिंग एड्रेस का डेफिनेटली मतलब है कि वो एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस है, ईमेल और मेलिंग एड्रेस में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है? तो इसका ख्याल करने की जरूरत है। बहरहाल अक्सर यहाँ पे इन आर एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान प्रिसाइजली हम देखते हैं कि हम यहाँ पर बाज़ औक़ात एचआर मैनेजर को लिख रहे होते हैं, तो उसका नाम हमें नहीं पता होता। तो ऐसे में क्या होता है, टू द एचआर मैनेजर, और फिर कंपनी का नाम और फिर उसका एड्रेस लिखकर हम क्लोज कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ चल रही है और वो है पीओ बॉक्स नंबर। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बाज़ कंपनीज़ पीओ बॉक्स नंबर देती हैं और चाहती हैं कि वो डायरेक्ट वहाँ पर आपकी सीवी और कवर लेटर रिसीव करें। तो फिर आप टू एचआर मैनेजर के बजाय टू पीओ बॉक्स नंबर का रेफरेंस आप दे रहे होते हैं। आइए ज़रा इस तरह की एक चीज़ देखते हैं। ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को हम अभी मज़ीद देखेंगे। लेट्स गेट डाउन टू द सैंपल ऑफ राइटिंग। तो एक सैंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जो नए पैटर्न के मुताबिक है, एंड हियर वी गो। एक सवाल आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं थोड़ा सवाल को रीड कर लेता हूँ। इसमें आपको ज़ाहिर है कि सीवी यानी कि रिज्यूमे तैयार करना है और कवरिंग लेटर यानी कि जॉब एप्लीकेशन तैयार करना है। और ये इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप एग्जाम में अपेयर होंगे, चाहे फिर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों, बैचलर्स के हों या मास्टर्स के हों, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल से भी आपका ताल्लुक हो, तो आप इस तरह के ही सवालात अक्सर व बेशतर देख रहे होते हैं। और यहाँ पर आंसर देते हुए इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है तमाम स्टूडेंट्स को और लिसनर्स को कि वो इमेजिन करेंगे। मिसाल के तौर पे इसमें 2 चीज़ें नोट करने वाली होती है कि आपको किस ओहदे पर अप्लाई करना है। जैसे इसमें गिवन है कि एक नामवर कंपनी को एक बड़े ही डायनामिक बंदे की ज़रूरत है जो कि उसके फाइनेंस मैनेजर की हैसियत से काम करना चाहे और चैलेंजेस लेना चाहे। तो भाई हमें ओहदा मिल गया, व्हिच इज़ टू बी अ फाइनेंस मैनेजर इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी। अब हम फाइनेंस मैनेजर हों या ना हों, एग्ज़ाम में आंसर देंगे ना, तो हम एक फाइनेंस मैनेजर बनकर पोज़ करके ये चीज़ लिखेंगे। अब इसमें एक डेट भी गिवन होती है कि भाई जो दिलचस्पी रखने वाले हज़रात हैं वो एक डिटेल्ड करिकुलम विटाe यानी रिज्यूमे 20 अप्रैल तक कोई भी डेट लिखी हो सकती है, हमें पीओ बॉक्स नंबर 202 पर डॉन न्यूज़पेपर का जो पीओ बॉक्स नंबर है, उसमें हमें भेज सकते हैं। तो अब ये जो पीओ बॉक्स नंबर है, अगर ये गिवन ना हो, तो फिर आप अपने कवरिंग लेटर में जो एड्रेस 2 बना रहे होते हैं, वहाँ पे आप टू दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या एचआर मैनेजर या हायरिंग मैनेजर ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से पीओ बॉक्स नंबर का रेफरेंस गिवन हो, तो आप उसी जगह पर जहाँ पे आप 2 के बाद एचआर मैनेजर लिख रहे होते हैं, उसकी जगह आप पीओ बॉक्स नंबर, यही वाला पीओ बॉक्स नंबर जो आपके सवाल में गिवन हो, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी? अम, आइए बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले आपने एक तो खुद को आपने 5 से 10 मिनट देने हैं ये सोचने के लिए कि मैं कौन-कौन सी हेडिंग्स पर काम करूँगा और कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस जगह होनी चाहिए। लेकिन फिर जब आप वो 5 या 10 मिनट खुद को दे डालें, तो फिर आपकी आपकी शुरुआत इस तरह होनी चाहिए कि आपका सबसे पहले रिज्यूमे की आपकी हेडिंग ऑन द टॉप टॉप ऑफ इट आनी चाहिए, ताकि पता चले कि नीचे जो चीज़ मौजूद है, जो फॉर्मेट मौजूद है, वो सीवी है या रिज्यूमे है। तो उसके बाद फिर आपका बिल्कुल सेंट्रल अलाइनमेंट में आपका नाम होना चाहिए। अच्छा, ये चॉइस है, बाज़ लोग लेफ्ट अलाइनमेंट पे भी लिख रहे होते हैं और राइट अलाइनमेंट पे भी लिख रहे होते हैं, तो उसपे भी कोई हर्ज नहीं। तो आप दोनों सूरतों में काम कर सकते हैं। तो आप आइडियल है कि अगर आप सेंटर अलाइनमेंट पे रहें और सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पहला हिस्सा लिखें। अपना नाम, उस नाम के नीचे देखें बिल्कुल किस तरह सेंट्रली फॉर्मेटेड है, तो बिल्कुल यही आपने फॉलो करना है। आपने अपना एड्रेस तैयार करना है इसी तरीके से, फिर अपना करंट सेल नंबर और अपना ईमेल आईडी आप मेंशन करते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी करनी हो तो आप मुझसे खैर इस ईमेल आईडी पर सवाल भी कर सकते हैं।
वैसे डेफिनेटली मैं चाहूँगा कोई सवाल आपका हो तो आप इसी वीडियो के नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर करिएगा। इंट्रोडक्शन का पहला हिस्सा देने के बाद आपके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग आप देख सकते हैं मौजूद है, जिसमें आप 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स जिस तरह आप देख रहे हैं लिखे हुए, उसमें आप अपने आप को थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे enthusiastic and creative individual who has 17 years of experience in the fields of accounts and finance, इस तरह की चीज़ आप लिखते हैं कि जो ज़ाहिर है कि आपको एक तरह से आपका कवर बनता है। आपको आपका स्लोगन बनता है ना, जो कि आप यहाँ पे लिखते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये ना भी लिखा जाए तो भी चल जाता है, तो वो भी गलत नहीं है। ऑफ कोर्स बिल्कुल बात बन जाती है अगर ये ना भी लिखा हो, लेकिन अगर लिख दिया जाए तो इट वुड वर्क लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट? यू नेवर नो ना कि पढ़ने वाला किस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा है, तो आप यू डोंट होल्ड बैक, तो आप इस हेडिंग को तैयार करते हैं। अब इन 2 चीज़ों के बाद आप आ जाते हैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के दूसरे हिस्से पर। अब जिसमें कम से कम 4 चीज़ें जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये तो लाज़िम है। लेकिन ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू बी प्रोफेशनल एंड ऑफ कोर्स टू वर्क प्रोफेशनली, और आप कहीं अप्लाई कर रहे हो रियल में, तो इस लिस्ट में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। मसलन आप सीएनआईसी नंबर भी देते हैं, इसमें आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी डोमिसाइल का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि भाई जैसे आई लिव इन कराची, कराची का है या किसी और शहर का है, किसी और जगह का है, तो वो मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल एक डमी पैटर्न है, तो मैं आपको कम से कम ये 4 चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ये देते ही हैं आप, और यूँ आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट बनता है। तो ये देखते रहिएगा कि हम 3 हेडिंग्स बना चुके हैं। फिर आपकी स्क्रीन पर एक चौथी चीज़ है जो कि मैं ख़ैर अपनी एजुकेशन आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ये आपके चैनल होस्ट फ़ज़ल शहबाज़ ख़ान की क्वालिफ़िकेशन ही है रियल में। लेकिन बहरहाल इसमें एक चीज़ मैंने चेंज की है, और वो ज़ाहिर है समझाने वाली बात है कि नीड बेस्ड आप चेंजेस करते हैं। जैसे एमबीए इन फाइनेंस मैं नहीं हूँ, आई एम एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट। तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। लेकिन हाँ, दैट्स हाउ यू राइट डाउन द क्वालिफ़िकेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी? आप सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है, उसको आप ऊपर लिखना पसंद करेंगे, और उसके बाद फिर मज़ीद जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है ना? जैसे एक फाइनेंस मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि एमए इन इंग्लिश लिटरेचर मेंशन किया जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप करें, तो फिर आप उसको सेकंड प्रायोरिटी में मेंशन करते हैं। लेकिन डेफिनिटली आपका जो लाइनअप होना चाहिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री सबसे टॉप पे, उसके बाद लोएस्ट सबसे आखिर में। जो चीज़ आप यहाँ नोट कर रहे हैं वो ये कि हर डिग्री में आप 3 चीज़ें मेंशन करते हैं। मसलन आप मेंशन करते हैं डिग्री का टाइटल, आप मेंशन करते हैं डिग्री आपने किस चीज़ में की है, ठीक है ना? और आप मेंशन करते हैं किस चीज़ में की है और किस यूनिवर्सिटी से की है, किस इदारे से की है, और आप ईयर मेंशन करते हैं। तो 3 चीज़ें नोट कर लीजिए। नंबर 1 डिग्री का टाइटल, नंबर 2 वो डिग्री आपने कहाँ से की, किस इदारे से, उस इदारे का नाम, और किस साल में आपने ये डिग्री की। तो ये आप मेंशन करते हैं। इस तरह आपके ये 3 चीज़ जैसे ही पूरे हों, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से लिख सकते हैं। फिर एडिशनल हेडिंग्स में जस्ट टू अट्रैक्ट द व्यूअर्स, जस्ट टू अट्रैक्ट द रीडर्स, कि वो आपको क्यों बुलाएँ। आप कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स मेंशन करते हैं, जिसको आप एडिशनल स्किल्स की हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स की हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, या जो भी। की स्किल्स में आप ये बिल्कुल एडिशनल हेडिंग है, ये आप ना भी लिखें तो आई रियली डोंट माइंड। ये मैं अपने बारे में अगर बताना चाह रहा हूँ, तो यस आई हैव बीन डूइंग लीडरशिप एक्टिविटीज, आई हैव बीन डिलीवरिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। ये मेरी स्किल्स हैं। मैं टाइम को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड दोनों ही को फॉलो कर लेता हूँ, चाहे फिर वो एज ए टीचर हो या एज अ प्रोफेशनल हो। तो ये चीज़ें खैर किसी भी जगह आप वैसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन होनी वो चाहिए जो अट्रैक्ट करे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, और रिलेटेड हो, और प्रोफेशनल लाइफ में रियल हो, बिल्कुल भी फिक्शनल ना हो। आखिर में ये 3 हेडिंग्स आपके सामने कि जिसके साथ आपका रिज्यूमे यानी सीवी कंप्लीट हो सकता है, जिसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन करते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस के अंदर भी आप 3 चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने बड़ा प्रिसाइज़ रखा है ना, मैंने सिर्फ़ एक ही तजुर्बा लिखा है। आप एक से ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर रहे हों, कोशिश करें कि हर एक्सपीरियंस के अंदर भी 3 चीज़ें मेंशन की जाएँ। नंबर 1, आपने किस जगह काम किया, उस जगह का नाम। नंबर 2, आपने किस ओहदे पर काम किया, जैसे फाइनेंस मैनेजर। नंबर 3, आपने कितने ड्यूरेशन के लिए काम किया। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैं
मैं 4 इयर्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और एक ड्यूरेशन भी आप आगे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है फ्रॉम जुलाई 2007 टिल डेट, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, ओल्डर फॉर्मेट बन गया यहाँ पर। 2007 से टिल डेट देखा जाए तो 16 साल होते हैं, तो बहरहाल 16 इयर्स फिर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, तो आप सही कर लेंगे ऑफ कोर्स। तो ये ड्यूरेशन फिर आप मेंशन कर देते हैं, या ईयर या ड्यूरेशन। आई रिपीट, एजुकेशन में भी 3 चीजें मेंशन करते हैं और एक्सपीरियंस में भी। ओहदा जैसे फाइनेंस मैनेजर, जगह जैसे हीनो पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरेशन जैसे जुलाई 2007 से अब तक, और आप उसके लिए फिर उतने साल का एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ 4 लिखा है, होना चाहिए 16 साल, वो आप मेंशन करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन करने के बाद आप अपने इंटरेस्ट पर काम करते हैं, मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। रेलेवेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता तो भी चलता है, बस आई कैची हो। और अगर ये ऑन द डे आपके जहन में ना आ रहा हो तो आप इंटरेस्ट की हेडिंग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप रेफरेंस की हेडिंग इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यही लाइन अगर आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका रिज्यूमे तैयार हो गया है, और रिज्यूमे के फॉर्मेट को देख लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। आपको अगर दोबारा देखना हो तो आप पीछे जाकर इसको जरूर देख सकते हैं बेटा, इसमें कोई मसला नहीं। अब हेडिंग है जॉब एप्लीकेशन की। अच्छा, जॉब एप्लीकेशन इज द सेकंड नेम ऑफ कवरिंग लेटर और कवर लेटर, इन अदर वर्ड्स। तो ये हमने पिछले स्लाइड्स में अभी देखा कि स्ट्रक्चर्स और पर्पसेस क्या होते हैं, तो आइए इसको फॉर्मेट देख लेते हैं। ये आपका आ गया एड्रेस 1, जहां से आप अपने घर का एड्रेस इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख रहे हैं। यहीं पर आपको अपने नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सीवी ना दे रहे हो और आपको खाली कवर लेटर देना हो, ऐसा होता है अब्रॉड में, तो लोग अपना नाम मेंशन करते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना ईमेल वगैरह सब इसी में दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको सीवी साथ में देनी ही है तो फिर आप अपना ईमेल, अपना नंबर और अपना नाम यहाँ मेंशन आप नहीं करते, ठीक है। तो यूं आपका एड्रेस बना गया। सबसे पहले अपने घर का पता, एग्जैक्ट घर का जो नंबर है, ब्लॉक, इलाके का नाम और शहर कराची। फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, मसलन जब तक एड्रेस चल रहा होता है तो हम हर लाइन के आगे कॉमा यूज करते हैं, पंक्चुएशन मार्क कॉमा। और जब हम खत्म कर रहे होते हैं अपने एड्रेस को तो फुल स्टॉप पे मेंशन करते हैं, जिसमें शहर का और इलाके का नाम, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एक लाइन का वक्फा देकर हम इसी फॉर्मेट पर डेट डालें तो बहुत अच्छा है। जैसे हम देख सकते हैं मार्च 21 2023। बाज दूसरे तरीकों से भी डेट डालते हैं, लिखते हैं मार्च 21 2023। हालांकि इसमें कोई गलती इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकल एक फॉल्ट है। तो 21, 3rd, 4th ये लिखने के बजाय नंबर से मेंशन कर दिया जाए, ठीक है ना। मार्च 4th से अच्छा है कि आप मार्च 4 लिखें या 4 मार्च लिखें, ये ज्यादा अच्छा है। बहरहाल फॉर्मेट इस तरह का होना चाहिए डेट का। अच्छा, डेट वगैरह की हेडिंग डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये भी हम अपने सोसाइटी में बड़ा बड़ा कॉमन देख रहे होते हैं कि लोग सब्जेक्ट की भी हेडिंग डालेंगे, डेट की भी, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एड्रेस 2 की तरफ आते हैं, और आपने सबसे पहले अब गौर करने वाली बात है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को लिख रहे हैं जिसका आपको नाम पता हो, नाम आप लिखना चाह रहे हो, आप नाम जानते हैं, तो फिर आप टू नहीं लिखते, आप डायरेक्ट उसका रेफरेंस कोड करते हैं, जैसे मिस्टर अली अहमद, इसी टू की जगह आप रेफर करते हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप किसी नई जगह अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि कौन इसे पढ़ेगा, तो आप इमेजिन करते हैं एचआर मैनेजमेंट लिखते हैं, या जो पीओ बॉक्स नंबर इस सवाल में जैसे कि गिवन है वो मेंशन करते हैं। बहरहाल नाम पता नहीं है तो फिर टू लिखते हैं, और टू के बाद देखा देखा जाए तो अब आपके सामने है पीओ बॉक्स नंबर 202 जो कि गिवन था। इसी जगह पर एचआर मैनेजर, हायरिंग मैनेजर, द मैनेजमेंट, इस तरह के भी रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं। पीओ बॉक्स नंबर का ताल्लुक है डॉन न्यूज़पेपर से, तो मैंने लिख दिया द डॉन। डेली डॉन भी लिख सकते हैं। अगर के एचआर मैनेजर को लिख रहे होंगे तो फिर कंपनी का नाम आ जाएगा डॉन की जगह, और फिर कराची, और फिर एड्रेस मैंने अपना खत्म कर लिया। अगर आप कंपनी का नाम लिखेंगे द डॉन की जगह तो फिर आपको हो सकता है कि कंपनी जिस एरिया में है उस एरिया का भी नाम लिखना पड़ेगा, और जब तक आपका एड्रेस चलता रहेगा आप कॉमा लगाते रहेंगे, और फिर एक बार फिर एड्रेस खत्म करते ही फुल स्टॉप पे एंड करेंगे। तो गौर करिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये 2 एड्रेसेस होते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, जो आप शुरू में देख रहे हैं, उसके बाद डेट, करंट डेट, जिस डेट में आपने लिखा है मेक श्योर वही डेट हो, और फिर आपका एड्रेस 2। अब सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या सिर्फ सर या मैडम ही लिखें तो भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, बाज लोग, बाज राइटर्स, बाज मेरे लिसनर्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं कि सर सब्जेक्ट लिखा जाए। आई रियली अप्रिशिएट एंड एनकरेज कि अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट की हेडिंग
डाले बगैर भी आप डियर सर लिखने से पहले एक लाइन का वक्फा देने के बाद आप सब्जेक्ट तहरीर कर सकते हैं। मसलन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन आज के दौर में सब्जेक्ट को डिस्करेज ज्यादा किया जाता है। अब उसका रीजन सुनिए क्यों। क्योंकि ये देखा गया है कि बाज दफा सब्जेक्ट को पढ़ के नीचे जो डिटेल इतनी मेहनत से लिखी गई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या इग्नोर करते हैं। हम तो चाह रहे होते हैं कि यार एक चीज लिखी है तो पढ़ने वाला पूरा पढ़ ले, तो उसे मोटिवेट करने के लिए कि वो नीचे की चीजें पढ़े, हम सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं ताकि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए उसको पूरा कवर लेटर पढ़ना पड़ जाए। सो वी डू दैट ओनली फॉर द रीडर टू रीड आवर डॉक्यूमेंट फुली। अदरवाइज सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो सकता है वो नीचे सरसरी तौर पे देखे और हो सकता है वो इम्पोर्टेंस ना ही दे और आपका कवर लेटर और सीवी खुदा ना खास्ता डस्टबिन की नजर हो जाए। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार आपके लिखे हुए चीज को पढ़ ले, तो सब्जेक्ट हटा देते हैं इस तरह। वरना अगर आप चाहें तो शौक से लिख सकते हैं। बहरहाल सब्जेक्ट लिखा हो या नहीं, डियर सर, उसके बाद एक लाइन का वक्फा देकर अब आप यहाँ पर एक अहम चीज सुनने जा रहे हैं और वो ये कि सारी की सारी चीजें हम अब जो लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट में होनी चाहिए। हम देख सकते हैं लेफ्ट फॉर्मेट बना हुआ है। तो पैराग्राफिक स्टाइल भी अगर हम चाहें तो वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है कि भाई फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा गैप दिया जाए हर पैराग्राफ में। तो हम उसको अगर नहीं याद रख सकते तो इससे बेहतर है कि हम हर लाइंस लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिखें। चाहे जितने पैराग्राफ हम चेंज करें हम बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिख सकते हैं। ये वो पहला पैराग्राफ है कि जहां पे आपने पढ़ने वाले की अटेंशन को ग्रैब कर लेना है। जैसे आप लिखते हैं इन रिप्लाई टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डॉन dated March 18, 2023, I would like to apply for the post of a finance manager in your firm। यहाँ पे आपने वैकेंसी बता दी, ये बता दिया कि मैं भाई उसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो आपने दी है। ये ना समझा जाए कि मैं रैंडमली सभी को एक साथ सीवीज फेंक रहा हूँ या सभी जगहों पे ये एक ही चीज जा रही है। आप यूनिकनेस क्रिएट करते हैं ये बताकर ना वैकेंसी के बारे में कि मुझे पता है कि मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ यू ग्रैब योर अटेंशन। इसके बाद आप उसी को सेकंड करने के लिए बॉडी या मीट पार्ट ऑफ द लेटर जिसको कहा जाता है उसमें आप जाते हैं और फिर आप जो चीजें पीछे लिख चुके होते हैं अपने सीवी में उसी को आप सेकंड करने के लिए उसको बस सेंटेंस में क्रिएट करके कन्वर्ट करके आप उसे कवर लेटर का हिस्सा बनाते हैं। अपना एक्सपीरियंस, अपना जाहिर है कि जॉब टाइटल जो पहले आपने कर रखा है और अपनी डिग्री वो आप दोबारा मेंशन करते हैं। और फिर तीसरे पैराग्राफ में हो सकता है कि आप इसे सेकंड पैराग्राफ का ही हिस्सा बनाएं, आई रियली डोंट माइंड। लेकिन अगर आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो तीसरे पैराग्राफ में आप इनकरेज करते हैं अपने रीडर को ये बताते हुए कि वाकई आप इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन आप में वाकई कुछ एबिलिटीज हैं, आप मजीद अच्छा एक्सपोजर हासिल करना चाहते हैं अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में, इसीलिए आप अप्लाई करें। अपना इंटरेस्ट शो करते हैं आप। जैसे भी आपको 3 लाइनों में लिखना आपके लिए मुमकिन हो या 2 लाइनों में या 4 लाइनों में, जैसे भी आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसलिए आप एक पैराग्राफ जरूर लिखते हैं। ये ना हो कि भाई मेरे स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं मुझे तो ये ना हो कि वो जान छुड़ाने के लिए सिर्फ अपना जॉब टाइटल बताएं और डिग्री बताकर इम्प्रेस करने की ना सोचें। याद रखिएगा जो इम्प्रेस कर पाएगा उसी को जॉब मिलती है। तो लिखें एक आखिरी लाइन में हम मजीद ड्रिल करते हैं, वी अपील द कॉल ऑफ एक्शन कि भाई इंटरव्यू कॉल मुझे जरूर दीजिएगा। लाइक आई सेड ईगो नहीं होना चाहिए, इस लाइन को लिखें। इन अदर वर्ड्स आप रिक्वेस्ट करते हैं बिल्कुल झुककर। ये सब करने के बाद, ये बॉडी पार्ट तैयार करने के बाद, शुक्रिया अदा करने के बाद अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है विच इज वेयर यू राइट सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली। अच्छा, योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, ये भी देखा जाए। कॉमा लगाने के बाद अपना नाम तहरीर किया, पूरा नाम, और ये याद रखते हुए कि अपने नाम में मिस्टर, यानी अगर मैं नीचे फजल शहबाज खान लिख रहा हूँ तो मैं मिस्टर फजल शहबाज खान नहीं लिखूंगा। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं होती आखिर में ना। तो मिस्टर या मिस का जो टाइटल है वो उस बंदे के लिए होता है कि जिसको लिखा जा रहा होता है, राइट। तो आप सिर्फ अपना नाम लिखते हैं और यूं आपका कवर लेटर तैयार हो जाता है। यही लेंथ होनी चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। जिसके बाद आखिर में चंद चीजें याद रखने के लिए तो कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों में डिफरेंट है। रिज्यूमे हम बनाते हैं टू द पॉइंट एलिमेंट्स के लिए जिसपे जो रेलेवेंट है डिस्कशन, मैटर ऑफ फैक्ट, वो हम शेयर करते हैं। इसी को हम डिटेल में ले जाते हैं कवर लेटर में। अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस से तो एजुकेशन को शो करने का नाम रिज्यूमे यानी सीवी है। और स्कोप आपका क्या रहा, आपके जॉब में कितने अरसे आपने काम किया, या साइज से मुराद एक किस्म का ड्यूरेशन है। अचीवमेंट्स आपकी क्या रही, ये रिवॉर्ड्स अवार्ड्स का जो भी इशू है वो आप रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा, उसको हम 3 सेंटेंस में देख सकते हैं, ये रिज्यूमे में हमें देखनी होती है। एज फार एज कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड,
तो इसमें आप पढ़ने वाले को उसके इंटरेस्ट को अपील करते हैं। यू शो योर पैशन, यू शो योर परसुएशन, आप फोर्स करते हैं उसे कि आपको बुलाया जाए एक बार। यू शो योर इंथुजियाज्म, यानी कि आप अपना जज्बा जाहिर करते हैं उस नई जगह आने के लिए। आप ये भी दिखाना चाह रहे होते हैं कि जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है आपके पास वो स्किल्स मौजूद हैं, या कैसे और क्यों और किस तरह आपको अगर रखा जाए तो आप उनके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं और आप उनके लिए कैसे हर दफा अवेलेबल हो सकते हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही था इस लेक्चर में। आज हमने सीवी और कवर लेटर पे बात कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। डू शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो एनी क्वेरी दैट यू हैव, और खुल के सवाल पूछिए ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़रूर आगे बढ़िएगा, और अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो लोगों से शेयर करिएगा। तो फजल शहबाज खान आपसे इजाज़त चाहेगा एक नए लेक्चर के साथ। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट इज़ गुड बाय।